कोई अंधे फकीर की मदद करता जाए, बाबा की सदा लगातार लाठी टेकता हुआ अपनी राह हो लिया। कुछ देर में ही पुलिस मोबाइल के साथ एम्बुलेंस आ गई। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा था वो भी रुक गया। मलिहा की कार भी इस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। आखिर इसने पैदल चलने का फैसला किया और कार से उतर गई। फुटपाथ पर चलते हुए इसने एक उचटती सी नजर चाहे हादसा पर डाली, जहां मजदान को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। मगर हुजूम की वजह से मलिहा इसका चेहरा न देख सकी। एम्बुलेंस को भेजकर पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। फिर वकुआ का जायजा लेकर बाइक मोबाइल में डाल कर चले गए और ट्रैफिक बहाल हो गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी लम्हा लम्हा गिनती मलिहा के वहमो गुमान में भी नहीं कि चंद किलोमीटर के फासले पर बेहोश इंसान के दिमाग का एक्सरे लिए जा रहा है। सुमेरा ने हॉल में कदम रखा तो सब घर वालों को वहां जमा देखा। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन भी अभी तक घर में मौजूद थे। आप तो ऑफिस चले गए थे। वो आफाक को देखकर हैरत से बोली, जो इसे सिर्फ फारूकी ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। हाँ, मगर अम्मी ने फोन करके मलिहा की शादी और शाम में एंगेजमेंट का बताया तो रह नहीं सका और असल सूरत हाल जानने के लिए चला आया। पर तुम्हारी तो मलिहा से बात हो चुकी तो तुमने बताया क्यों नहीं? चची सुमेरा से बोली। मलिहा ने फोन पर ही बताया ही कहा था चची जान, वो तो जाकर पता चला। लेकिन वापस क्यों आ गई? दोपहर के बाद हम भी वहां जाने वाले हैं। तो वही मल्लिका के पास रह जाती। ऐसे वक्त में वो अकेली है। अब इसकी अम्मी ने कहा तो सुमेरा बोली, वो अगर घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गई है। आज और कल का दिन ही तो है, परसों तो मेहंदी है। कहा तो इसने मुझे भी था, पर मैं पूछ कर नहीं गई थी। यूं भी इतने सुबह शॉपिंग के ख्याल से मुझे चक्कर आ गए थे। पूछने का तो कोई मसला नहीं था, फोन पर बता देती काफी होता, मुनीर हसन ने कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा फूफाजान ने मलिहा की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों देखी। सम्मत ने दो सवाल पूछे तो आफाक को परेशान कर रहा था, और जिसका जवाब सोचकर सुमेरा एक बार फिर परेशान हो उठी। हमारे लिए इतना अचानक है, मगर भाई साहब ने तो पहले ही तय कर रखा होगा। फिर जब वक्त करीब आया तो ऐलान कर दिया। अपने पापा की बात पर आफाक की गर्दन धीरे धीरे नफी में हिलने लगी। इसे पता नहीं क्यों यकीन था कि मलिहा ने अपने बाबा जान से बात कर ली होगी। अब ये शादी इसी का रिएक्शन है, मगर इसने खुद को बोलने से बात ही रखा। समद ने अलबत्ता इख्तिलाफ किया। अगर ऐसा होता तो मलिहा जरूर इस बात का जिक्र करती कि दरून खाने इसकी शादी की तैयारी चल रही है। सुमेरा की अम्मी बोली, जब भाई साहब ने ही मुंह से बात नहीं निकाली तो मलिहा खुद से क्या कहती। मेरा तो ख्याल है नूरुल हुदा के पाकिस्तान वापस आते ही सब मामला सेट हो गया होगा। फिर तुमने देखा नहीं था जब नूरुल हुदा मलिहा को लेने आया था, कैसे भटक भटक कर इसका ध्यान मलिहा की तरफ जा रहा था। अब ताया साथ, चचा साथ, बहन भाई तो हमारे घर में भी साथ रहते हैं, पर ऐसी यगानत तो कभी नहीं देखी। हाँ, रिश्ता अगर मंगेतर का हो तो ऐसा हुआ करता है। इनके तज्जिए से किसी को भी इख्तिलाफ नहीं था, इसीलिए सब हाँ में सर हिलाने लगे। आफाक लाताल्लुक सा बैठा सोच रहा था कि वह जान को फोन करके सारी सूरत हाल के बारे में बताए, पर घड़ी में 10 बजते देखकर इसने इरादा बदल दिया। इसे मालूम था कि 10 बजे वजदान को मलिहा से लाइब्रेरी में मिलना था, इसलिए इस वक्त इसका घर पर मिलना मुश्किल था। वो ऑफिस जाने के इरादे से खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसने सोचा। सुबेरा इससे बाहर तक हद मामूल छोड़ने आएगी तो इससे बात करके अंदाजा लगाएगा कि इसे मलिया ने अपने और वजान के बारे में कुछ बताया है या नहीं। पर वो असाबी तौर पर थक चुकी थी। सुबेरा ने इसे बैठे बैठे ही अल्लाह हाफिज कह दिया। आफाक ने सोचा इसे बाहर आने को कहे, फिर ख्याल आए मलिहा पूरे सयाह को सबाक के साथ वाकया बच्चान के गोश गुजार कर ही देगी, जिसके बाद बच्चान यकीनन इससे कांटेक्ट करेगा। तो फिर सुमेरा से पूछने की क्या जरूरत है। मुमकिन है मलिहा ने इससे ना बताया हो और आफाक की बातों से वो मशकूक हो जाए। सुमेरा से बात करने का ख्याल तक करके वो ऑफिस के लिए निकल गया, मगर ऑफिस में भी वो उलझा ही रहा। हर बार जब इसके डेस्क पर रखा फोन बजता तो ये सोचकर फोन उठाता कि शायद वजदान का फोन हो। आखिर 3 घंटे बाद इसने वजदान के घर फोन मिला दिया, जिसे अनीका ने रिसीव किया था। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आफाक बात कर रहा हूँ, वजदान घर पर है? वालेकुम सलाम। और आजकल आपका दोस्त का कोई ठिकाना नहीं, इतना तो आप भी जानते हैं। मतलब वो घर पर नहीं है, सही समझे। अच्छा। आफाक ने अच्छा को लंबा खींचा। भाभी, अगर वो घर आए या इसका फोन ही आ जाए तो इसे कहिएगा फौरन मुझसे बात करें, यूं समझे इमरजेंसी है। ठीक है, इसे बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। फोन रखकर वो पलटी तो आयशा मुस्तफा ने पूछा,
किसका फोन था? आफाक का। कह रहा था वजदान से जरूरी काम है, अगर आए तो इससे कहें कि मुझसे बात कर ले। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? वो चंबे से बोली। होगा कोई काम, मैंने पूछा नहीं। अनिका ने निशाने उचका दिए। वजदान के एक्सरे क्लियर थे, इसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर अब तक वो बेहोश था। इसके पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी जिससे इसकी शनाख्त हो पाती। यह हादसा से भी पुलिस को ऐसी कोई चीज दस्तयाब नहीं हुई। अब एक ही तरीका था कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इसका अता पता मालूम करने की कोशिश की जाती। यह 18 दिसंबर 1981 का सर्द दिन था। आज कंप्यूटराइज तो नहीं था। उस वक्त रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे, और अगर कहीं कोई फाइल निकालनी होती तो घंटों स्टोर रूम में फाइलों के अंबार के साथ सर खपाना पड़ता। वजदान की शनाख्त भी ऐसी ही सरदर्द साबित होने वाली थी, जिसमें घंटों लग जाते। आफाक सब काम छोड़कर बस वजदान के फोन का इंतजार कर रहा था। आखिर थक कर इसने खुद वजदान से मिलने का फैसला किया और ऑफिस से उठ गया। लाइब्रेरी के गेट से दूर कार रोक कर बेटा आफाक सोच रहा था कि इसे वजदान यहाँ मिलेगा या नहीं। वो मलिहा से 10 बजे मिलने वाला था और अब 5 बज रहे थे। जरूरी नहीं था कि वो दोनों अब तक लाइब्रेरी में होते, फिर इसके साथ मलिहा भी होती। अभी वो सोच ही रहा था कि इसने मलिहा को लाइब्रेरी से निकलकर सड़क क्रॉस करके जनरल स्टोर में जाते देखा। आफाक की पेशानी पर सलवटें उभर आईं। कुछ देर बाद मलिहा स्टोर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी में बैठ कर चली गई। पहचान कहाँ रही क्या? आफाक मलिहा की परेशानी भांप चुका था। इसने जेर लब कहा था, फिर वो कार से उतरकर इसी स्टोर में आया जहां से कुछ देर पहले मलिहा ने फोन किया था, और अपने पापा के ऑफिस का नंबर मिला दिया। पापा, वजदान ऑफिस में है? क्या बात है, आज हर कोई इसे मेरे ऑफिस में क्यों फोन कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले किसी लड़की का फोन भी आया था, वजदान का पूछ रही थी। अब तुम भी इसका पूछ रहे हो, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है पापा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। फिर अल्लाह हाफिज कहकर इसने फोन रख दिया। मेरा शक ठीक निकला। वजदान मलिहा से मिलने नहीं आया, पर क्यों? आफाक पेशानी मसलते हुए सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में इसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, वजदान का कोई पता है? वो वहीं लाइब्रेरी में होगा। साजिद ने लापरवाही से कहा। वो वहां नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, आफाक ने कहा। फिर परेशानी से बोला, साजिद, इसका मिलना खुद इसके लिए बहुत जरूरी है। कहीं से भी इसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? इसके अंदाज पर वो परेशान हो गया। आफाक लब बेंच कर खामोश हो गया। साजिद इसका दोस्त सही, पर वो इसके सामने मलिया का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी इसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक इसे बताना नहीं चाहता, तो इसने फिर कोई सवाल नहीं किया और इसके साथ उठाया। खुशकिस्मती इस नए मॉडल की बाइक जिसे खरीदे हुए ज्यादा आशा नहीं हुआ था कि फाइल तवक्को से कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुजम्मिल मुस्तफा के नाम पर थी। फाइल में मुजम्मिल मुस्तफा की तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में नजर आ रहा चेहरा जख्मी चेहरे से थोड़ी मुशाबहत तो रखता था, मगर फिर भी काफी अलग था। रजिस्ट्रेशन फाइल से जख्मी की शनाख्त तो नहीं हो सकी, पर इस उम्मीद पर कि मुजम्मिल मुस्तफा इस नौजवान की शनाख्त कर सके, एसएचओ ने कागजात से मिलने वाले इसके ऑफिस के नंबर पर इसे फोन किया और हादसे की इतला दे दी। मुजम्मिल एक पल में समझ गया कि जख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुजम्मिल के नाम पर थी, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अजदान ही किया करता था। फोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुजम्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना जरूरी समझा और अपने घर वालों को हादसे की इत्तला किए बगैर अस्पताल आ गया, जिसका नाम इसे सीएचओ ने बताया। जनरल वार्ड के बेडरूम पर वजदान को देखकर मुजम्मिल सकते में रह गया। इसने फौरन डॉक्टर से इसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज फाइन। बाग से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाएं पिंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली हैं। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर चोट आई है, मगर वो ज्यादा गहरी नहीं है। लेकिन इनकी बेहोशी इसी चोट की वजह से है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो फिक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं। होश में आते ही इनका हल्का फुल्का चेकअप होगा, इसके बाद ही घर जा सकते हैं। और इसे होश कब तक आएगा? आपके भाई को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। मगर मैंने आपसे कहा ना कि फिक्र की कोई बात नहीं। हर तरफ से मुतमईन होकर मुजम्मिल ने इसे रूम में शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया। अब इसे मुस्तफा अजीम को इत्तला करनी थी। इसे फोन पर ऐसी परेशान कौन खबर देना मुनासिब नहीं लगा, तो इनके ऑफिस आ गया। अब्बू, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? वो हैरान हुए। मुजम्मिल हिचकिचाया, फिर सोचा बताना तो पड़ेगा। वजान का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो? मुजम्मिल ने कोशिश की थी कि खबर सुनाते वक्त वो रिलैक्स रहे,
मगर मुस्तफा अजीम फिर भी परेशान हो गए। अब्बू प्लीज परेशान मत हो, वो ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। मुजम्मिल ने इनके शानों पर हाथ रखकर इन्हें बैठने को कहा। वो इसका हाथ हटाकर बोले, मुझे इसके पास ले चलो मुजम्मिल, ले जाने ही आया हूँ, मगर आप बैठ तो जाएं। इस बार मुजम्मिल ने इन्हें जबरदस्ती बिठा दिया, फिर पानी का गिलास इनके हाथ में देकर कहा, आप खुद को रिलैक्स करें, वो बिल्कुल ठीक है। तब तक मैं घर पर इतला करता हूँ। वो पानी का गिलास पकड़कर टुकुर टुकुर से देखते रहे। मुजम्मिल ने फिर इनसे कुछ नहीं कहा और घर पर फोन करने लगा। बेल जाने की आवाज सुनकर वो दुआ करने लगा कि फोन अनीका ही उठाए। फिर ऐसा ही हुआ। अनीका, मुझे तुमसे खास बात करनी है, इसलिए पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ। ऐसी क्या बात है? अनीका, जो फोन सुनने से पहले पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी, मुजम्मिल की आवाज सुनकर घबराहट में खड़ी हो गई। मुजम्मिल ने नरमी से टोका, देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं बात कैसे करूंगा? अनीका को लगा वो ठीक कह रहा है। इसने अपने आवाज काबू पे रखे कहा, हाँ आप बताएं क्या बात है? बच्चान का मामूली एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। हाँ मगर छोटा सा, वो अस्पताल में है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, इसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। मैं अब्बू को लेकर कुछ देर बाद घर आ जाऊंगा। तुम अम्मी को हादसे का बताकर जहनी तौर पर तैयार कर लो, वरना अस्पताल में बच्चान को देखकर वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है जी, इसने कहकर फोन रख दिया। आयशा मुस्तफा ने एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ पांव छोड़ दिए। अनीका को इन्हें संभालने में काफी दिक्कत हुई। फिर चादर इन्हें पकड़ाकर इनके बैठने के लिए कुर्सी अंदर से लाकर पोर्च में रखी। इसके बाद बेटे को तैयार करके इनकी गोद में दिया और भाग भाग कर घर के दरवाजे लॉक करने लगी। तभी बेल बजी थी। अनीका ने बेसाख्ता ही डोर का गेट खोल दिया। इसका ख्याल था कि गेट पर मुजम्मिल होगा, पर वहां तो कोई लड़की थी। इस लड़की ने कागज पर लिखा एड्रेस इसकी तरफ बढ़ाकर तस्दीक चाहिए। तस्दीक करते हुए अनीका ने पूछा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? पहचान मुस्तफा से। अनीका ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आज तक तो कोई लड़की वजदान का पूछने नहीं आई, फिर ये कौन थी? अनीका ने गौर से इस खुशशक्ल लड़की को देखा, जिसने काली साड़ी पर मैरून शॉल सलीके से अपने गिर्द लपेट रखी थी। आप कौन हैं और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिहा फारूकी है। और इतना सुनकर ही अनीका के अंदर उबाल उठने लगे। तो ये है मलिहा फारूकी, जिसकी वजह से वजदान मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है ही क्या इसमें? हर लिहाज से एक आम सी लड़की है। इसने तनपुरज़दा आंखें मलिहा के चेहरे पर गाड़ दी, जहां बदहवासी फैली हुई थी। वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, प्लीज वजदान को बुला दीजिए, मेरा इनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो घर पर नहीं है। अनीका ने कहकर गेट बंद करना चाहा, पर मलिहा ने ऐसा करने नहीं दिया और गेट पर हाथ रखकर रोकते हुए बोली, आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? नहीं, जाने वो कौन सा जज्बा था कि अनीका ने इसे बेखबर रखना चाहा। हालांकि वो देख सकती थी कि मलिहा बहुत परेशान है। शायद ये मलिहा को वजदान से ना मिलने देने की लाशऊरी कोशिश थी। मलिहा ने अपना नंबर इसी चिट के पीछे लिखकर अनीका को दिया और कहा, वजदान जैसे ही घर आए इनसे कहीं इस नंबर पर मुझसे बात कर ले। अनीका ने चिट लेकर गेट बंद कर दिया। बेल की आवाज सुनकर आयशा भी पोते को उठाए गेट की तरफ बढ़ी थी, पर अनीका को बात करते देखकर समझ गई कि मुजम्मिल नहीं आया। वो वहीं रुककर अनीका को देखने लगी। गेट बंद करके वो वापस मुड़ी तो उन्होंने पूछा, कौन था? कोई लड़की थी? गलत पते पर आ गई थी, तनफुर से कहकर इसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। उस्तान अभी तक बेहोश था। आयशा इसके माथे से बाल समेटकर सर पर बंधी पट्टी को हल्के हाथ से छू कर फिक्रमंदी से बोली, इसे होश क्यों नहीं आया? अम्मी, सर पर चोट लगी है, कुछ तो असर होगा। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे वजदान शौक की वजह से बेहोश है। सर पर चोट लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर एक्सरे भी तो क्लियर है। मुजम्मिल ने रसान से इन्हें समझाया। साजिद और आफाक वजदान को पूरे शहर में ढूंढने के बाद उस उम्मीद पर कि शायद वो घर चला गया हो, इसके घर आ गए। आफाक गाड़ी में बैठा रहा। साजिद उतरकर गेट तक आया। बेल बजाते हुए इसकी नजर गेट से होते ताले पर पड़ी। आंखों में तफक्कुर लिए वो गाड़ी में आ बैठा। आफाक ने इसे देखा। क्या हुआ? गेट पर ताला लगा हुआ है। आफाक चुप सा हो गया। फिर साजिद ने ही पूछा, अब कहाँ चलना है? आफाक ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 7 बजने वाले हैं, अब और वक्त नहीं बचा। इसका लहजा अजीब सा हो गया था। साजिद ने उलझ कर इसे देखा, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? ऑफिस ही ड्रॉप कर दो,
वहां से गाड़ी लेकर घर जाऊंगा, नहीं तो सुबह पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। साजिद अपनी आदत के मुताबिक लाइट से मूड में बोला था। इसे ऑफिस छोड़कर और आफाक ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। नूरुल हुदा को आज पता चला था कि गमे जाना के साथ गमे रोजगार का कॉम्बिनेशन कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा मलिहा के लिए कुछ सोचने खुदा खुद को बाज रखा था, पर आज इन्हें मलिहा के सिवा कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। वो यूं भी खुशबाश इंसान थे, पर आज इनकी खुशी इंतहा को पहुंची हुई थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा भी कैसा सहर अंगेज होता है, और ये सहर पूरी तरह इन्हें जकड़े हुए था। वो सारी शाम ही घर लौट आए। पापा जान और मलिक नासिर लाउंज में आमने सामने सोफों पर बैठे थे, पर आज शतरंज की बिसात नहीं बिछी थी। नूरुल हुदा इस तब्दीली को नोट किए बगैर बाबा जान के पास आ गए। लीजिए बाबा जान, आज बेवादा 7 बजने से पहले ही मैं घर पर हूँ, लेकिन मलिहा घर पर नहीं है। बेसाख्ता बाबा जान के मुंह से निकला तो वो सरसरी से अंदाज में पूछने लगा, कहाँ गई? पापा जान ने जरा तवक्कुफ किया, फिर कहा, शादी की शॉपिंग के लिए। अभी तक आई नहीं? फिर ध्यान आने पर पूछने लगी, और गई किसके साथ है? अकेली ही गई है, और कुछ ही देर में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे, नूरुल हुदा ने कहा। फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। तुमने इसे बताया क्यों नहीं अजहर? मलिक नासिर ने नूरुल हुदा के जाने के बाद पापा जान से कहा। बताने के लिए रखा ही क्या है मलिक, सुबह से शाम हो गई, मलिहा अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है अभी तक मलिहा की बच्चान से मुलाकात ना हुई हो। मलिक नासिर ने खुशगवानी की तो बाबा जान बोले, और ये भी हो सकता है कि मलिहा की बात मानने से इनकार कर दिया हो, फिर अपने ही कयास पर परेशान से हो गए। मलिक, दुआ करो मेरी बेटी का दिल ना टूटे। मगर 7 बजे एहतमाम से तैयार हुई मलिहा को ड्राइंग रूम में आता देखकर वो समझ गए इनकी दुआ रायगा गई थी। पापा जान तो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे। अलबत्ता मलिक नासिर फौरन इसकी मदद को आए। छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी की रस्म कर ली जाए। सब रस्म के ख्याल से एक्साइटेड हो गए, और किसी को फिर इस तरफ ध्यान नहीं आया। मलिहा से कह कर वो पापा जान के पास आए, जो माथे पर शिकने लिए मलिहा को गहरी नजरों से देख रहे थे। चलो अजहर, इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, बाबा जान ने आतिशी लहजे में घुटी हुई आवाज के साथ कहा। तो मलिक नासिर नरमी से टोककर एहसास दिलाने लगे, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आओ बेटी के सर पर हाथ रख कर दुआ दो। फिर नूरुल हुदा ने बाबा जान से इजाजत लेकर मलिहा के बाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलके झुकाकर बेटी मलिहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जो दुख मेरी बेटी ने झेल लिया, इसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलिहा की जिंदगी में कोई गम ना आए। 7 बजे कहीं जाकर वजदान को होश आया तो आंखें खोलकर छत को देखने लगा। फिर इसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा। अपने घर वालों को अपने पास देखकर इसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो? मुस्तफा अजीम इसके पास आकर बोले, मगर इसे फौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वजान को सब याद आ गया। ये भी कि वो मलिहा से मिलने जा रहा था। वो झटके से उठकर बेड से खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गए और साथ ही शर्मिठी से भी उठ रही थी। दोनों हाथों से सर थाम कर वो वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा, आयशा ने करीब आकर इसके बालों में हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? वजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देखकर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? इसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह कर किए बगैर बेड से उठकर मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई, अपनी गाड़ी की चाबी दे, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया है। तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफा परेशान हो गई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बच्चान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया भी नहीं है। अब्बू प्लीज, यहाँ मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की पड़ी है। इसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफा अजीब खामोश हो गए, और वो फिर से मुजम्मिल से बोला, भाई चाबी दे। मुजम्मिल समझ गया था कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो, तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बताओ कहाँ जाना है? वो अचानक सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, और एग्जीबिशन भी इस वक्त तक खत्म हो चुकी होगी। फिर मलिहा से मिलने की क्या सूरत? सोचते सोचते इसकी नजर अनिका पर पड़ी, तो यूं ही पूछने लगा, भाभी, मेरे लिए कोई फोन आया था, या घर पर मेरा कोई पूछने आया हो? अनिका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर इसके बोलने की नौबत ही नहीं आई, और आयशा ने कहा, हाँ, आपाक का फोन आया था, कह रहा था जरूरी काम है, तुम इसे फोन कर लो। वो जान को पता नहीं क्यों लगा कि आपाक मलिहा के बारे में बात करना चाह रहा हो।
वो तेजी से बोला, मुजम्मिल भाई मुझे आफाक के घर ले चले। ठीक है चलो। वजदान को सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफा अजीम मुतफिक्र होकर बोले, इसका ख्याल रखना। जी अब्बू, इसने कहा और वजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधे चलने की कोशिश कर रहा था। आफाक के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो सारी फैमिली कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी, तो चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे भूख लग रही है। आखिर में वो बेचारगी से बोला तो वजदान हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नजर दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है। ऐसे मुस्कुराते हुए कहा तो मुजम्मिल ने कहा, पेट बातों से भर लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के ही होटल में खाना खाने चल पड़े। खाने के बाद इफ्तिखार हसन ने रुखसत की इजाजत चाही तो मलिहा सुमेरा से मिलकर मिन्नत से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुबह तो आफाक ने सुमेरा से बात करने को टाल दिया था, मगर इस वक्त इससे सुमेरा से बात करने की बहुत जल्दी थी। इससे मलिहा की हालत को नजरअंदाज करते हुए इस इशारे से सुमेरा को मना कर दिया। इसका इशारा समझकर सुमेला ने मलिहा से ना चाहते हुए भी मुआसत कर ली। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। फिर इसे अपना ख्याल रखने का कह कर गाड़ी में जा बैठी। आफाक भी बाबाजान को लाफिज कहकर नूरहुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मलिहा और वजान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थे। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते हुए आफाक ने चुप बैठी सुमेरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ाई, फिर इसे सच बोलना बेहतर लगा। सब कुछ, मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद वजदान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, इसने धीरे से कहा। फिर पूछा, ये शादी का क्या मामला है? मलिहा की शादी नहीं हो रही आफाक, इसे जिंदा दीवार में सुनवाया जा रहा है। कल रात इसने फूफा जान से वजदान के लिए बात की थी और वो भड़क गए। फिर सुबह इसे निकाह की खबर दे दी। यानी मेरा शक सही था। लेकिन नूरुल हुदा इस शादी के लिए कैसे राजी हो गया? वो भी फौरन। फूफा जान को जानते नहीं है, कोई 30 माह खान भी इनके सामने दुम ना मारे। नूरुल हुदा क्या चीज है? फिर मलिहा में किस चीज की कमी है जो वो इनकार करता? रजा से लहजे में कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वजदान को वहां देखकर हैरान रह गए, जो सर पर पट्टी लपेटे कार के बोनेट पर पड़कर बैठा था और मुजम्मिल इसके सामने खड़ा जूते की टो से जमीन को रच रहा था। किसी ने भी गाड़ी गेट से अंदर जाने का इंतजार नहीं किया और दरवाजा खोलकर वहीं उतर गए। सुमेरा की अम्मी इसकी पट्टी और चेहरे पर खराशों को देखकर परेशान हो गई। ये सब क्या है वजदान? तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं खाला, बस बाइक स्लिप हो गई थी। मगर ये हुआ कैसे? इफ्तिखार हसन भी इस तरफ चले आए। आप अंदर तो चलिए, फिर बताता हूँ। कहते हुए इसने कार में बैठे आफाक को देखा, जो कार गेट के अंदर ले गया। पोर्च में कार रोक कर वो बाहर आ गया। वजदान अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मुजम्मिल भाई आप भी आ जाएं। फिर सब आगे पीछे अंदर चले गए। आफाक की आंखों का गैर मामूली तासुर देख वजदान ठटक गया था, पर ये भी जानता था कि हादसे की तफसील जाने बगैर कोई चैन से नहीं बैठेगा। हॉल में सबके बीच बैठकर वो हादसे के बारे में सब बता चुका, तो आफाक ने इसे मुखातिब किया। वजदान, मेरे कमरे में आ जाओ, जरूरी बात करनी है। वजदान आफाक के साथ उठ गया तो इसके पीछे सुमेरा भी वहां से चली आई। तुम्हारा एक्सीडेंट आज नहीं होना चाहिए था वजदान। कमरे में आते ही आफाक ने इसे देखकर मुतासिफ लहजे में कहा तो वजदान इसके अंदाज पर चौंक कर बोला, हुआ क्या है? हम मलिहा की एंगेजमेंट अटेंड करके आ रहे हैं और 3 दिन बाद इसकी शादी है। वजदान के सर पर बम फटा था। सुमेरा कमरे में आई तो इसे देखकर आफाक ने कहा, बाहर से फोन ले आओ और आते हुए दरवाजा बंद कर लेना। सुमेरा उल्टे पैरों मुड़ गई और कॉरिडोर में रखा फोन उठाकर कमरे में ले आई। वो दोनों अलग अलग सोफे पर बैठे थे, जिनके बीच में टेबल रखा था। सुमेरा ने फोन टेबल पर रखा, फिर दरवाजा बंद कर दी। वो आफाक के बराबर और किसी के कहे बिना ही रिसीवर उठाकर मलिहा का नंबर डायल करने लगी। मलिहा पर बेहिसी की कैफियत तारी थी। वो रवानी से कलम चलाते हुए दिल के अंदर दबे राज डायरी पर लिख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेड पर बैठी सर झुकाकर लिखती मलिहा ने हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। इसकी आवाज पर बहादुर ने दरवाजा खोल कर अंदर देखा। कहो क्या बात है? बीबी साहब आपके लिए फोन आया है। मलिहा की नजरों में कायनात घूम गई थी। किसका? धड़कते दिल के साथ इसने पूछा। सुमेरा बीबी का। और मलिहा ने बेदर्दी से निचला होंठ दांतों से काट डाला। इसे कहो मैं सुबह बात करूंगी।
बोलकर वो फिर से डायरी में कुछ कहने लगी, फिर खुद ही कुछ सोच कर डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और बाहर आ गई। सीढ़ियों के इख्तिताम पर रेलिंग के साथ आबनूर का ऊंचा स्टूल रखा था जिस पर फोन रखा था। बहादुर रिसीवर उठाया ही था कि मलिहा ने रिसीवर इसके हाथ से लेकर कहा, तुम जाओ। फिर फोन पर हेलो कहा। तुम्हें मालूम है आज वदान क्यों नहीं आया? मलिहा भला क्या कह सकती थी? सुमेरा ने इसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। वैशान का एक्सीडेंट हो गया था। मलिहा को रेलिंग थामना पड़ी वरना वो गिर जाती। फिर रेलिंग के सहारे धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। वो सुबह लाइब्रेरी ही आ रहा था कि मोड़ काटते हुए बाइक स्लिप हो गई। तुम्हें याद है सुबह जब हम जाम में फंस गए थे और ड्राइवर ने बताया कि किसी मोटर बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है? वो वजदान ही था। वो ठीक तो है? मलिहा की अलग से फंसी फंसी आवाज निकली। हाँ ठीक है, शुक्र है। मलिहा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया तो सुमेरा पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या फैसला होगा? मेरा फैसला? इसने गुमसुम सी सरगोशी की। तभी वजदान ने सुमेरा के हाथ से रिसीवर ले लिया मगर मलिहा को बोलता सुनकर चुप ही रहा। जो वो कह रही थी, फैसला करने का इख्तियार कभी मेरे पास नहीं रहा। मेरे फैसले का क्या पूछती हो? फैसला तो हो भी चुका, अब तो बस अमल करना बाकी है और मेरे पास कोई राह परा नहीं। अगर कोई थी भी तो अब नहीं रही। जानती हो हादी भाई ने मुझसे क्या कहा है? इसकी आंखें एकदम डुबडुबा गईं। वजदान सन्नाटों में घिरा इसकी आवाज सुन रहा था। मलिहा नम आवाज में बोली, उन्होंने कहा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी आदि भाई से मोहब्बत करती हूँ और इस मोहब्बत के साथ मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख ना मिले। अगर मैं अभी जाकर इनसे कहूँ कि मुझे वजदान मुस्तफा का साथ बख्श दें तो वो जमाने से लड़ जाएंगे, मगर मैं इस शख्स का साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाजत दे रहा हो? हौसला तो वजदान में भी नहीं था कि मलिहा को इसका साथ छोड़कर अपना हाथ थामने को कहे, जिसका साथ छोड़ने की ताकत मलिहा में नहीं। बेख्तियारी बेबसी नहीं होती, बल्कि बेबसी तो ये है कि इंसान की बेख्तियारी इसके इख्तियार की पाबंद हो जाए। मलिहा की बेबसी वजदान को बेबस कर रही थी, जो सुस्त आवाज में कह रही थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं झुकती जा रही हूँ। आदि भाई ने मेरे कंधों पर मोहब्बत का इतना बड़ा बोझ बढ़ा दिया है कि मेरी पेशानी जमीन से जा लगी है। मैं नजर नहीं उठा पा रही। सर कैसे उठाऊं? और वजदान? उसकी आवाज में दर्द घुल गया। जब मिला था तो सोचा भी नहीं था कि ये शख्स मेरे दिल का दर्द बन जाएगा। वजदान के अपने दिल में दर्द उठा था जिसे महसूस किए बगैर वो कहे जा रही थी। अगर 24 घंटे पहले कोई मुझसे पूछता तुम वजदान से मोहब्बत करती हो तो मैं कहती हाँ, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर इस वक्त कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो कहूंगी मैं वजदान से मोहब्बत नहीं करती। वजदान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। मुझे वजदान से इश्क है। वजदान को लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगा। इसने इस बेदर्दी से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया कि खून रिसने लगा। इधर मलिया की आवाज में सिसकियां घुल गई थी, पर वो चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं सीख पाई। मोहब्बतों को कैटेगराइज करना मैं कभी जान नहीं पाई। कैसे किसी की मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रखते हैं और कैसे दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे बस मोहब्बत करना आता है और मैंने बाबा जान से, हादी भाई से और वजदान से मोहब्बत की, मगर जब निभाने की बारी आई तो कोई एक मोहब्बत भी ढंग से निभा नहीं पाई। इसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। खिंचे हुए चेहरे के साथ वजदान की गिरफ्त रिसीवर पर सख्त होती जा रही थी। बेबस सी आवाज उभरी, काश मेरी जिंदगी में एक मुआवजा हो जाए। मैं आंखें बंद करके खोलूं तो सामने वजदान हो। इसने असल में आंखें बंद करके खोली, फिर गैर मरी नुक्ते को देखते हुए कहने लगी, मैं इसे वो सब कह देती जो मेरे दिल में है कि इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो मेरी जिंदगी का हासिल है। बहुत चाहा इसे, इतना कि अब इस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। इससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार सही, आखिरी बार सही। मैं इसे जी भर के देख तो लूं। अब एक उम्र इसके बगैर गुजारनी है। कोई तो सहारा हो। इसने एक बार कहा था, आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकती। आज कोई जाकर इससे पूछे, अपनी पूरी जिंदगी में से एक पल मुझे नहीं देगा। एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे। एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। वो दोनों हाथों से रिसीवर थामे तड़प तड़प कर रोते हुए फरियाद करती जा रही थी। वजदान का पूरा वजूद इस बारिश में भीग गया। मलिहा, इसने बेचैन होकर इसे पुकारा,
मलिहा एकदम चुप हो गई। वो दम साधे बैठी थी। वजदान की आवाज पहचानने में से एक सेकंड की देर नहीं लगी। कुछ देर पहले वो कह रही थी कि वजदान कहीं से आ जाए, और अब जब वो इसकी आवाज सुन रहा था तो मलिहा से कुछ बोला ही नहीं गया। इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद चुपचाप रिसीवर क्रिडल पर डाल दिया। आफाक वजदान के तनाव भरे चेहरे को देख रहा था, जो लब बेचे खामोश बैठा था। न जाने मलिहा क्या कह रही थी कि रिसीवर पर इसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। जब्त की कोशिश में इसकी आंखें दहकने लगी, फिर एकदम ही इसने बेकरारी से मलिहा का नाम लिया, और कुछ पलों की खामोशी के बाद जब मलिहा ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी तो वजदान ने फोन रख दिया। मलिहा क्या कह रही थी? आफाक ने पूछा तो थके थके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मलिहा इतना हक तो रखती है कि मुझे सूली पर लटका कर सांस लेने की सजा सुना दे। फिर इसने अपने होंठ काटते हुए आफाक को देखा। आफाक, मैं मलिहा से मिलना चाहता हूँ। मलिहा ने फोन रखा और रीलिंग का सहारा लेकर आहिस्ता से उठी, ऊपर कमरे में आ गई और चलते हुए इसने बालकनी का दरवाजा खोल दिया। फिर सुस्त कदमों के साथ वो झूले में आ बैठी। सर्द हवाएं चल रही थीं, जिनके जोर से चाइम्स लेह में बज रहे थे। सर्दी की शिद्दत ने पल भर में मलिहा के गाल गुलाबी कर दिए थे और हाथ फिर बर्फ की मानन ठंडे, मगर इसकी हर हिस्स जैसे मर चुकी थी। वो वहीं पांव ऊपर रख कर लेट गई। मलिहा ने आसमान की तरफ देखा। इसे 14वीं का चांद पसंद था। मलिहा ने चांद को देखकर अंदाजा लगाया, अभी 14 तारीख में कुछ दिन बाकी थे। क्या मैं बस चांदनी का इंतजार ही करती रह जाऊंगी? खड़ी धूप मेरी जिंदगी का साया कब तक बनी रहेगी? इसने थक कर सोचा, फिर बहुत दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। इंतखाब मेरे बस की बात नहीं। इसकी वो रात भी आंखों में कट गई और वो पलक तक झपक ना पाई। फजर की अजान के साथ इसके बेजान जिस्म में हरकत हुई और वो उठ बैठी। नमाज पढ़ चुकी तो इसके हाथ दुआ के लिए उठ गए, मगर दुआ नहीं कर सकी। हाथ उठाते ही जो दुआ इसके लब पर आने को मच रही थी, वो नूरुल हुदा के लिए बद्दुआ थी, और मलिहा कभी नूरुल हुदा को बद्दुआ नहीं दे सकती थी। इसने दुआ के लिए उठे हाथ गिरा दिए और जयनमाज से उठ गई। मलिहा को पानी हलक से उतारना मुश्किल हो गया था। निवाले क्या निगलती, लेकिन बाबा जान और नूरुल हुदा नाश्ते पर आए तो नूरुल हुदा इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके बोले, मलिहा नाश्ता नहीं करेगी? उठ तो गई होगी, देर तक सोने की इसे आदत नहीं है। बाबा जान ने ये नहीं बताया कि वो नाश्ते के लिए मना कर चुकी है, बल्कि कहा मलिहा अपने कमरे में नाश्ता करेगी। इस झूठ की वजह भी थी। वो जानते थे कि ये सुनकर मलिहा ने नाश्ता करने से मना कर दिया है। नूरुल हुदा सीधे इसके पास पहुंच जाएंगे और फिर शायद इसके सते हुए चेहरे को देखकर कुछ आगाज भी कर ले, और अब मलिहा का मुस्तकबिल इनके हाथ में था। बाबा जान नहीं चाहते थे मलिहा की तरफ से इनके दिल में कभी बाल ना आए। वो एक बाप की तरह नादानी पर पर्दा डाले रखना चाहते थे। मलिहा के लिए नूरुल हुदा का दिल बहुत कुशादा था, मगर बाबा जान जानते थे बीवी के लिए अक्सर मर्दों का दिल तंग हो जाता है। इसीलिए बाबा जान नहीं चाहते थे कि वो मशकूक हो। लेकिन नूरुल हुदा के लिए ये तब्दीली भी हैरान कुन थी। कमरे में क्यों? बाबा जान कसन मुस्कुराकर बोले, भाई हमारे यहाँ जब शादी की तारीख तय हो जाती है तो लड़की का लड़के से पर्दा करा दिया जाता है। अब शादी तक मलिहा तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ओके, नूरुल हुदा देर लब मुस्कुराए। नाश्ते से फारिग हुए कुछ ही देर हुई थी कि मलिहा की खाला और मुमानिया इसके कजन्स के साथ आ गईं। पापा जान ने खुशदिली से इन्हें वेलकम करते हुए मलिहा की खाला से कहा, फरियाल होती तो मलिहा की शादी बहुत धूमधाम से करती। अब तुम्हें सब इंतजाम करना है। मैं तो इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। फिक्र मत करें भाई साहब, मलिहा मेरी अपनी बेटी है। मैं और भाभियां मिलकर सब संभाल लेंगी। अम्ना ने खुलूस से यकीन दिलाया। इंशाल्लाह कहीं कोई कसर नहीं रहेगी भाई साहब, बड़ी मुमानी ने कहा। फिर वाकई उन्होंने सब इंतजामात खुशस्लूबी से संभाल लिए। लॉन काफी कुशादा था। सिर्फ चौड़ाई ही 500 गज थी और 20,000 गज पर बने कसर फारूकी के गिर्द दायरे की शक्ल में चारों तरफ फैला था, और मेहमानों की तादाद महदूद थी। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन के खानदान और आमना की फैमिली के अलावा गिने चुने कुछ खास लोग ही थे। इसलिए डिसाइड हुआ कि फंक्शन कसर फारूकी में अरेंज किया जाएगा। मेहंदी का दिन आ गया, मगर मलिहा की हालत में कोई फर्क नहीं आया। इसके एहसासात पर बर्फ जम चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और कसर फारूकी जगमगाती रोशनियों से बकाए नूर बना हुआ था। पीले कॉटन के सिल्वर गोटा लगे शलवार कमीज में मलिहा के कानों में मोतियों के बाले झूल रहे थे।
दोनों कलाइयों में भर भर कर पहने कांच की चूड़ियों के आगे मोतिये और गुलाब के महकते गजरे इसकी दूधिया कलाइयों में सजे थे। इसके लंबे बालों को मोती की लड़ियों से गूंद कर चोटी की शक्ल में संवारा गया था। कॉटन का पीला दुपट्टा इसने सर पर ओढ़ रखा था। लड़कियां इसे अपनी हमराही में लिए कमरे से बाहर आईं, जो 2 दिन से इसकी मुस्तकिल कयामगाह बना हुआ था, और सीढ़ियां उतरकर हॉल के बाहर वाले दरवाजे से होती लॉन में आ गई। मलीहा को नूरुल हुदा के बराबर में बिठा दिया। लड़कों ने उपटन का खेल शुरू कर दिया, मगर लड़कियों को अपने कपड़े बहुत अजीज थे। वो इस खेल में शामिल नहीं हुई और गाने गाती रहीं। सारे लड़के सफेद कॉटन की शलवार कमीज पहने हुए थे, जिनका हाल अब बेहाल हो चुका था। वो अपने चेहरे ही रंगने में लगे रहे। किसी को मलीहा के बराबर बैठे इस तमाशे को देखकर हद से नूरुल हुदा का ख्याल ही नहीं आया। उसको बचाते जुनैद की नजर इन पर पड़ी तो वो चिल्लाया, भाइयों, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम सब अपना सत्यानाश किए जाओ। उधर नूरुल हुदा आराम से होने वाली बेगम की बगल में बैठा दांत निकाल रहा है। फिर तो सब ही मुठियों में उपटन भरे नूरुल हुदा की तरफ दौड़े। नूरुल हुदा ने जो इस पुरजम गफीर को अपनी तरफ आता देखा तो मुहावरतन नहीं हकीकतन मलिहा के सर के ऊपर से छलांग लगाकर पीछे की तरफ दौड़े, मगर समझ ने इन्हें जा लिया। फिर सब इन्हें घसीटते हुए बीच हॉल में ले आए। अब नूरुल हुदा घास पर दराज थे और हर तरफ से इन पर उपटन थोपा जा रहा था। वो चिल्लाने लगे, बस करो यार, कल मेरी शादी है, क्यों शक्ल बिगाड़ रहे हो? बड़ा नाजुक दिल है तुम्हारी भाभी का, बेचारी डर जाएगी। मगर कोई भी इन्हें छोड़ने पर तैयार नहीं था। घूंघट में लाताल्लुक बेटी मलिहा ने नूरुल हुदा की आवाज सुनी तो सर उठाकर देखा। वाकई नूरुल हुदा के चेहरे पर इतना उपटन मला गया था कि लड़कों के शिकंजे में मलिहा को इन्हें पहचानने में दिक्कत हुई, और जब पहचान लिया तो बेसाख्ता जरा सा मुस्कुराई। 3 दिन बाद सुमेरा ने मलिहा के बेजान चेहरे पर कुछ देखा था, और वो भी मुस्कुराहट। इसे अपना सांस बहाल होता महसूस हुआ, जैसे लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर का इलाज होता है। खुदा करे नूरुल हुदा की मोहब्बत वजदान की मोहब्बत के जख्म का मरहम भर जाए, आमीन। इसने दिल में दुआ की। सर उठाने की वजह से रेशमी आंचल मलिहा की पेशानी से पीछे को सरक गया था। पल भर के लिए नूरुल हुदा की नजर इस पर पड़ी थी। 3 दिन बाद इसका चेहरा दिखाई दिया था। वो इसे देखते रह गए। मलिहा अब भी गायब दिमागी की हालत में थी। इसे चेहरा छुपाने का ख्याल ही नहीं आया, उल्टा इनकी हालत पर मुस्कुरा दी। इसे मुस्कुराता देख कर तो नूरुल हुदा अंदर तक शांत हो गए थे। फिर हंसते हुए जोर से बोले, अब और तो मेरी दुर्गत बनाओ, वो देखो मेरी दुल्हन हंस रही है। इनके मेरी दुल्हन कहने पर एकदम से मलिहा की मुस्कुराहट गायब हो गई, और इसने सर झुकाकर चेहरा छुपाते हुए सुमेरा से घूंघट ठीक करने को कहा। नूरुल हुदा को इसका गुरेज भी अच्छा लगा था। आज घूंघट गिरा लो, कल तो मैं ही घूंघट उठाऊंगा। उन्होंने मलिहा के ढके छुपे वजूद को देखकर दिल में महजूज सी को सरगोशी की। सुमेरा तकिया गोद में लिए बेड पर बैठी थी। 1 बजने वाला था और नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। यूं भी आजकल वो और मलिहा जागने का शुगल ही किया करती थी। दोनों चुपचाप बेड के 2 दराज कोनों पर लेटी छत को अंधेरे में घूरती रहती हुई। मलिहा बाथरूम से बाहर आई तो हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी धुल चुकी थी। सुमेरा ने देखा तो मलामत करने लगी, मेहंदी अभी क्यों धो दी? सुबह धोती तो रंग निखर जाता। रंग तो अब भी निखरा हुआ है। इसने हाथ सुमेरा के आगे किए, जिन पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। सुमेरा ने इसके हाथ पकड़कर देखकर फिर मुस्कुराकर बोली, नूरुल हुदा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इसके आम से लहजे में नाज मफकूद था। सुमेरा ने इसे देखा। तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हो रही है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता है? खुशी क्यों नहीं होगी? हर लड़की चाहेगी कि शोहर की मनचाही हो। अब भी इसके लहजे में कोई गैर मामूलीपन नहीं आया था। फिर बात बदलने को बोली, चाय पियोगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तुम और चाय? सुमेरा हैरान होकर बोली। हाँ, मलिहा ने आराम से कहा, असल में नूरुल हुदा को चाय बहुत पसंद है। तुम कुछ ज्यादा ही इनकी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखने लगी? सुमेरा तीखे लहजे में बोली, जब इनकी खातिर अपनी पसंद ही छोड़ दी तो इनकी पसंद अपनाने में क्या हर्ज है? इसने वजदान का नाम नहीं लिया, फिर भी सुमेरा समझ गई वो वजदान की बात कर रही है। अब इसने यही आदत बना ली थी कि कहीं बेख्तियारी में वजदान का जिक्र जुबान से सरजद हो भी जाता तो भी इसका नाम नहीं लेती थी। मंगनी वाले दिन के बाद सुमेरा ने इसकी जुबान से वजदान का नाम नहीं सुना था।
वो गहरी नजरों से इसे देखती रही, फिर सांस भरकर कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो चाय बनाने के लिए उठ गई तो मलिहा फारिग बैठने के बजाय अपनी स्टूडियो में आ गई। इसने नया कैनवस उठाकर इजल पर रखा, ब्रश हाथ में लेकर सोचने लगी कि क्या बनाए। फिर किसी शऊरी कोशिश के बगैर ही इसका हाथ कैनवस पर चलने लगा। सुमेरा आई तो वो पूरी तरह कैनवस में खोई हुई थी और इसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। इसे मगन देखकर आवाज देने के बजाय कप टेबल पर रखते हुए सुमेरा स्टूडियो में आ गई और इसकी पुश्त से आगे होकर देखा कि वो क्या बना रही है, मगर कैनवस पर नजर पड़ते ही इसका दिमाग फट से उड़ गया। सुमेरा ने वहशत ज़दा नजरों से मलिहा के चेहरे को देखा तो इसके ठटकने को महसूस करके मलिहा ने इसे देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? सुमेरा ने कुछ बोले बगैर सख्ती की कैफियत में कैनवस की तरफ देखा तो मलिहा की हैरान निगाहें भी इसकी नजरों के ताक़ुब में कैनवस पर उठ गई। सुमेरा को जो महसूस करके हैरत हुई, इस पर खुद मलिहा बुरी तरह चौंक गई थी। वो अधूरा पोर्ट्रेट इतना वाज़ेह था कि वजदान का चेहरा इसमें नजर आ जाता। मलिहा को ध्यान भी नहीं था कि वजदान का चेहरा पेंट कर रही है। अपनी बेबसी पर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लब कुचलती हुई ब्रश रखकर वहां से उठ गई। सुमेरा इसके पीछे बालकनी में आई तो वो घुटनों पर चेहरा टिकाए झूले में बैठी थी। सुमेरा आहिस्तगी से इसके साथ बैठ गई, जो पथराई हुई आंखों से यकटक एक सामने देखते जा रही थी। इसकी खामोशी ने सुमेरा को उदास कर दिया था, मगर खुद वो भी कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। कई बोझल पल गुजर गए तो मलिहा की ख्वाबीदा आवाज सुनाई दी। सुमेरा ने सर उठाकर इसे देखा, जो कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों से लग रहा है मेरे अंदर सब कुछ मरता जा रहा है, यहाँ तक कि जिंदगी भी। ये कहकर वो अपने ही अल्फाजों पर घबरा उठी और गुमसुम सी बेटी सुमेरा का हाथ पकड़कर टूट के फरियाद करने लगी, मैं मरना नहीं चाहती सुमेरा, प्लीज मुझे बचा लो। मेरी सांसें, मेरा दिल घुट रहा है, हर धड़कन के साथ दिल रुकता जा रहा है, मगर मैं मरना नहीं चाहती और इस शख्स का ख्याल मुझे जीने नहीं देगा। मुझे बचा लो सुमेरा, बचा लो मुझे, नहीं मरना, मैं मर जाऊंगी। सुमेरा के दिल को कुछ हुआ था। वो एकदम ही मलिहा से लिपट कर रोने लगी, फिर खुद ही इससे अलग होकर रोते हुए उठ गई। मैं मलिहा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ असर, वो मुझे ठीक नहीं लगती। मेहंदी की तकरीब के दौरान मलिक नासिर ने मलिहा की बेहिस रवैये को खास तौर से महसूस किया था और अब स्टडी में बैठे वो बाबा जान से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे। हूँ, बाबा जान ने हुनकारा भरते हुए इनको देखा। मैंने भी महसूस किया है कि वो आजकल बुझी-बुझी सी रहती है, मगर ये सब इसकी अपनी हमाकत का सिला है। जो दूसरों पर आसानी से एतबार कर लेते हैं, उन्हें धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए। वो परेशान तो थे, मगर इनके लहजे में हल्का-फुल्का गुस्सा भी था। जो मामला अपने आप ही खत्म हो गया, इसके जिक्र से क्या फायदा? मलिक नासिर ने इनके गुस्से को महसूस किया, लेकिन इस शादी को मुलतवी किया जा सकता था। अभी वो एक सदमे से नहीं संभली और तुमने इसके सामने दूसरी आजमाइश खड़ी कर दी है। शादी यकीनन मुलतवी हो सकती है, लेकिन इस इल्तिवा की वजह क्या बयान की जाए? क्या ये कि मेरी बेटी जिससे शादी करना चाहती थी, इसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अब मेरी बेटी को इस सदमे से निकलने के लिए वक्त चाहिए? उन्होंने तपे-तपे लहजे में कहा, फिर पस्त आवाज में बोले, क्या लगता है तुम्हें? क्या मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ जो जानबूझकर इसे तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं मलिक, इनके बोलने से पहले बाबा जान खुद ही बोले, लेकिन अगर सब तय हो जाने के बाद अब मैं अपने फैसले में कोई रद्दोबदल करता हूँ, तो मलिहा शकूक की जद में आ जाएगी और शक की एक निगाह भी पड़ जाए तो पारसाई की चादर मेली हो जाती है। हिमाकत तो की है उसने, मगर मैं नहीं चाहता कि मलिहा को इस हमाकत की सजा मिले, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ तो इसे उठानी ही होगी। वो अपने मखसूस सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मलिक नासिर जानते थे अंदर से वो कितने परेशान थे। देख लो अजहर, कहीं ये तकलीफ मलिहा की बिसात से बढ़कर ना हो। ऐसा नहीं होगा, और अगर होता तो वो शादी से इनकार कर देती। ये चुपचाप नूरुल हुदा के नाम की मेहंदी हाथों में नहीं लगा लेती। तुम भूल रहे हो अजहर, इसे चुप रहने की आदत है। मैं ये नहीं भूल सकता मलिक कि एक शख्स ने इसे बोलना सिखा दिया है, और अगर वो मुझसे ये कहने की जुर्रत कर सकती है कि इसे वजदान से शादी करनी है, तो ये भी कह सकती है कि इसे नूरुल हुदा से शादी नहीं करनी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसे एतराज नहीं। यूं भी खामोशी नीम रजामंदी होती है। उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी।
मलिहा की जिंदगी का सबसे कड़ा दिन तुलू हो गया था। सुमेरा मुंतजिर रही। अब वो रो पड़ेगी, अब वो जब्त का दामन छोड़ देगी, अब वो चीख चीख कर फरियाद करेगी, कोई है जो मेरी जिंदगी लेकर मुझे वजदान दे दे। मगर मलिहा के होंठों से उफ तक नहीं आई। हाँ, मगर इसकी नमाजें आज कुछ ज्यादा तवील हो गई थी। नमाज पढ़कर पिछले 3 दिन की तरह दुआ मांगे बगैर ही मलिहा ने जाए नमाज उठा दिया। तो सुमेरा ने देखकर टोका, दुआ तो मांग लो। वो थकन भरे अंदाज में मुस्कुराई। एक का सुख दूसरे का दुख, तुम ही बता दो किसके लिए क्या मांगू। मलिहा तो आज नींद जां हो चुकी थी। चेहरा ताकि अंगारे की तरह दहक रहा था और हाथ पांव बर्फ की मानन ठंडे हो रहे थे। बड़ी मुमानी ने इसके हाथों की ठंडक महसूस की तो परेशान हो गई। देखो जरा आमना, इसके हाथ कैसे ठंडे हो रहे हैं। आमना खाला इसके हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से दबाते हुए बोली, हाथ तो वाकई बहुत ठंडे हो रहे हैं, मगर शादी के ख्याल से अक्सर लड़कियों का हाल ऐसा हो जाता है। आप परेशान ना हो, लेकिन इसने खाना पीना भी तो छोड़ रखा है। तो मेरा ही जबरदस्ती कुछ खिला दे तो खिला दे, और आज तो वो भी मिन्नतें करती रह गई। मलिहा ने पानी का घूंट तक नहीं भरा। अब शादी को ऐसा भी क्या हवा बना दिया। फिर ये कौन सा डर दूर जाने वाली है। एक कमरे से दूसरे कमरे का सफर है, गौर ने कहा, जो खुद भी कराची से ब्याह कर लाहौर गई थी। लेकिन ये मुख्तसर से सफरे जिंदगी बदलने वाले हैं, और जिंदगी का बदलाव तो अच्छे अच्छों को हिला दे, जबकि मलिहा तो वैसे भी हसास है। छोटी मुमानी ने मोहतबराना अंदाज में कहा था। शाम से जरा पहले ही शहर की माहिर तरीन ब्यूटिशियन मलिहा को संवारने आ पहुंची। गहरी अफसुर्दगी की चादर ओढ़े वीरानी के लिए सते हुए चेहरे के साथ भी मलिहा पर रूप टूट कर बरसा था। साइमा ने इसे देखा, नजर उतारते हुए कहा, नूरुल हुदा वाकई किस्मत का धनी है। मलिहा खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी। अब तो मुझे भी इनकी खुशकिस्मती का यकीन होने लगा है। सुमेरा ने इसकी बात सुनी तो बुत की मानन बेहिस बनी बैठी। मलिहा को देखकर होले से कहा, एक बारात ही तो नहीं आई थी, मगर बाकी रस्में तो हो सकती थी। नूरुल हुदा नेवी ब्लू कलर के डिनर सूट में नुक से तैयार होकर लॉन में बने स्टेज पर जलवा अफरोज हुए। इधर मलिहा को घेरे में लिए बैठी लड़कियां दूध पिलाई और जूता छुपाई जैसी रस्मों के लिए भाग खड़ी हुई। तुम नहीं जाओगी? दोनों मुमानियां तो मेजबान के लिए पहले ही लॉन में थी। बस आमना खाला ही मलिहा के पास बैठी हुई थी। सब लड़कियां रस्मों के लिए उठ गई, मगर सुमेरा वहीं बैठी रही। तो उन्होंने सुमेरा से कहा। वो सर हिलाए मलिहा से फासले पर बैठी थी। आमना खाला की आवाज पर सर उठाकर इन्हें देखते हुए कहा, नहीं, दिल नहीं चाह रहा पप्पो। इसकी इस बात पर वो हंस पड़ी। तुम्हारे दिल को क्या हो गया? सुमेरा ने कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले ही इरम आदम की, पप्पो, अम्मी कह रही हैं आप नीचे आ जाएं। देखो जरा दुल्हन को अकेला छोड़कर आ जाऊं। उन्होंने खुद कलामी करते हुए अपनी भाभी की अक्लमंदी को सलाम किया। फिर इरम से बोली, काम क्या है उन्हें? वो तो नहीं पता, इरम ने भोलपन से सार दाएं बाएं हिलाते हुए कहा। आफाक भाई ने बस इतना कहा था, जाकर आपसे कहूं कि अम्मी आपको बुला रही हैं, काम तो नहीं बताया। पूछ आऊं? रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ, वो बोलकर उठी और इरम भी इनके साथ ही वापस चली गई। मलिहा खामोश बैठी अपनी चूड़ियों को देख रही थी। फिर यूं ही इसने सुमेरा की तरफ देखा। सुमेरा इसे ही देख रही थी। मलिहा कसन जरा सा मुस्कुराई और पूछा, कैसी लग रही हूँ? सुमेरा खामोश बेटी से देखती रही और कुछ न कहा। मलिहा मुस्कुराहट को कुछ और फैलाकर बोली, सब कह रहे हैं मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ, आखिर सुमेरा बोल पड़ी, अच्छी तो लग रही हो, मगर ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, वो मुस्तकिल मुस्कुरा रही थी। सुमेरा चिढ़ सी गई। यूं मुस्कुराकर तुम धोखा किसको देना चाह रही हो, मुझे या अपने आप को? अपने आप को, इसने आराम से तस्लीम कर लिया। तुम्हारे रोने पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इस वक्त तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर हो रही है। इसकी आवाज में दुख था। मलिहा के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। सुमेरा तरहम अमेज नजरों से इसे देख कर बोली, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, ना अपने साथ ना वजदान के साथ। वजदान का नाप बर्ची की तरह इसके अंदर उतर गया। तो वो झटके से उठ खड़ी हुई। कुछ पल खुद को संभालने में लगे। निकाह का वक्त हो चुका है, आओ नीचे चलते हैं। फिर इसके इंतजार में रुकी नहीं, भारी शरारे को उठाए तेज कदमों से चलते हुए दोनों हाथों से धकेल कर दरवाजे के पटवा कर दिए
और इसी पल पत्थर की हो गई। इसके बिल्कुल सामने वजदान खड़ा था, ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, क्लीन शेव, चेहरे पर शेव बड़ी हुई थी। इसकी आंखें देखकर लग रहा था कई रातों से नहीं सोया। इसके सर पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी, मगर कुछ दिन पहले लगने वाली चोट का निशान फराख पेशानी पर बिखरे स्याह बालों में से उभरती सूरज झांक रहा था। वो लब भेंट से मलिहा को देख रहा था। गोल्डन कलर के कोरे के नफीस काम वाले सो शरारा सूट में जेवरात से सजी मलिहा के वजूद से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मेहंदी लगे हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियां पहने वो मुकम्मल दुल्हन का रूप लिए हुई थी। वजदान को हक नहीं था, वरना वो इस दुल्हन को मुंह दिखाई में अपनी जान दे देता। दरवाजों के पटों पर रखे हाथ मलिहा के पहलू में आ गिरे थे। वजदान ने महसूस किया मलिहा की सांसें बेतरतीब हो रही हैं। खुद उसकी धड़कनें कहाँ बस में थी। रुक क्यों गई? इसे बुत बन की मानंद दरवाजे में खड़े देखकर पीछे से सुमेरा ने कहा। फिर कोई जवाब ना पाकर इसने साइड से निकलकर सामने देखा और चुप सी रह गई। फिर इनके गुमसुम चेहरों पर नजर डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मलिहा ने वजदान से निगाह हटाकर सीढ़ियां उतरती सुमेरा को देखा, फिर खुद भी इसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियों तक जाने के लिए वो वजदान के बराबर से गुजरी तो बेख्तियारी वजदान ने इसकी कलाई थाम कर इसे रोक लिया। इसकी मजबूत गिरफ्त में आकर मलिहा कलाई में सुर्ख लो सुनहरी कांच की चूड़ियां टूट गईं। इन टूटी चूड़ियों ने मलिहा की कलाई के साथ साथ वजदान की हथेली को भी जख्मी कर दिया था, जिससे निकलता खून इसकी कलाई पर बहता इसके खून से मिलकर पतली सी लकीर बनाता। मलिहा के हाथ की शहादत की उंगली की पूर से कतरे की सूरत सफेद मार्बल के ठंडे फर्श पर टपक गया। कोई समझता तो ये मोहब्बत की फरियाद थी। वजदान मलिहा के हर नक्श को देख रहा था और पलके झुकाए मलिहा अपने चेहरे पर इसी हिद्दत को महसूस कर रही थी, जिसने एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे अचानक ही इसे बेचैन कर दिया था। मलिहा आज भी बेचैन हो गई। इस बेचैनी में एक कसक थी। खो देने का मलाल पूरी शिद्दत से इसके अंदर जागा था। कई दिनों से बर्फ में लिपटी इसकी हैसियत को जिसे किसी ने भट्टी में झोंक दिया था। इसने चेहरा मोड़ते हुए पलके उठाकर वजदान की सुर्ख होती हुई आंखों को देखा और एक आंसू का कतरा इसकी आंख से टपक कर गाल पर फिसलता चला गया। एक हाथ में इसकी कलाई पकड़े, दूसरे हाथ से वजदान ने इस आंसू को समेटना चाहा था। इसने हाथ उठाया ही था कि मलिहा ने आंखें मीचते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नारसाई की तेज धार तलवार ने वजदान के वजूद को दो हिस्सों में काट डाला था। यही पल जिंदगी मौत है, इसके दिल ने कहा। उसे लगा अगर वो एक पल और वहां रुका तो इसके वजूद की दीवार आड़े आ जाएगी। मलिहा की कलाई छोड़कर वो मुड़ा, फिर तेज कदमों से एक एक करता सीढ़ियां उतरता चला गया। मलिहा का दिल चाहा दौड़कर इसे थाम ले, मगर दिल की इस ख्वाहिश को दबाती बजाय आगे कदम बढ़ाने के वो उल्टे पैरों चलती कमरे की दीवार से जा लगी। वो धुंधली आंखों से दूर जाते वजदान को देख रही थी। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रहा था, मलिहा के बदन से जान निकलती जा रही थी। वो दीवार के सहारे बैठती चली गई। वजदान लंबे लंबे डग भरता हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये वो मंजर था जिसे देखने के बाद मलिहा की आंखों ने और कुछ नहीं देखा। आंखों को बिछते हुए वो घुटनों के बल गिर पड़ी। फिर इसका वजूद कटे हुए शहतीर की मानंद बाईं तरफ ढह गया। वजदान ने दूर से नूरुल को देखा, जो बड़े मसरूर से अंदाज में सबसे हाथ मिलाते हुए मुबारकबादें कबूल कर रहे थे, और एकदम से इसका दिल चाहा कि इस शख्स को करीब से देखे जिसकी खातिर मलिहा खुद को मिटाने के लिए तैयार है। वो चलता हुआ स्टेज पर आ गया। हादी भाई। वो जाने किससे गुफ्तगू में मशगूल थे कि एक आवाज ने इन्हें पुकारा। वो चौंके। इस नाम से बस मलिहा ही इन्हें पुकारा करती थी। फिर पलट कर देखा, पुकारने वाले की आवाज में ही नहीं, चेहरे पर भी वैसी ही ताजीम थी जो मलिहा के चेहरे पर इन्हें अपने लिए नजर आती थी। शादी मुबारक हो हादी भाई। वजदान के पूरे वजूद पर मुर्दनी छाई हुई थी, मगर वो खुलूस से मुतबस्सिम लहजे में बोला, शुक्रिया। नूरुल हुदा पूछना चाहते थे कि वो कौन है, उन्हें इस नाम और इस अंदाज से क्यों पुकार रहा है। फिर वो शुक्रिया के सिवा कुछ ना बोल पाए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मलिहा को खुश रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका ख्याल रखे बगैर आप रह ही नहीं सकते। इन नेक ख्यालात का शुक्रिया, मगर माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने वो सवाल कर दिया जो उन्हें उलझा रहा था। हम पहली बार मिल रहे हैं हादी भाई। नूरुल हुदा और भी चौंक गए।
फिर अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा तारुफ गैर जरूरी है, बल्कि बेहतर होगा इस मुलाकात के बाद आप मुझे भूल जाए, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। फिर खुद ही आगे बढ़कर नूरुल हुदा से बगलगीर हो गया। अल्लाह हाफिज हादी भाई, वजदान ने कहा, फिर अलग होकर इनसे हाथ मिलाकर स्टेज से उतर गया। नूरुल हुदा आंखों में हैरत लिए इस अजनबी को देख रहे थे, जिसकी आंखों की वीरानी इन्हें अजीब से अंदाज में चौंका गई थी। फिर सर झटक कर वो बाबा जान की तरफ मुतवज्जा हुए, जो इन्हें किसी से मिलवाना चाह रहे थे। जिस वक्त वजदान नूरुल हुदा से मिलकर स्टेज से उतरा, आफाक वहीं मौजूद था। वजदान के उतरने के बाद वो भी स्टेज से उतरकर वजदान के पीछे चल पड़ा और इसके करीब जाकर हल्की आवाज में पूछा, मलिहा से मुलाकात हो गई? वजदान ने इसे देखा, फिर हूं कहकर अजबात में सर हिलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा, जहां हंसते मुस्कुराते लोगों की चहल पहल थी। आफाक समझ नहीं पा रहा था कि इससे क्या कहे। फिर इसने इसके गंदुमी हाथ पर रखकर हौसला दिया, मगर दोस्त की गमगुसारी पाकर वजदान का हौसला टूटने लगा। इसने निचला होंठ दांतों तले दबाकर आफाक को देखा और कहा, अच्छा दोस्त, अब इजाजत दो। आफाक इसकी कैफियत को समझ रहा था, धीरे से बोला, इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वजदान दिल गिरफ्तगी से मुस्कुराया, मेरी ये हालत तो अब मुस्तकिल रहने वाली है। तुम्हें जब फुर्सत मिले गमगुसारी को आ जाना, मगर इस वक्त तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आफाक समझ गया था कि वो इस वक्त तन्हाई चाह रहा है, इसलिए पुरकुछ ना कहा। चलता हूँ, वजदान ने कहा, फिर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वजदान ने कार अपने घर के गेट पर रोकी, फिर उतरकर गेट खोलने के बाद कार पोर्च में ले जाने की बजाय वहीं इसका इंजन बंद कर दिया और चाबी से छोटा गेट खोलकर अंदर आ गया। सामने से साजिद मुजम्मिल के साथ घर से बाहर निकल रहा था। वजदान को देखकर मुजम्मिल ने साजिद से कहा, टेंस लग रहे हो? इसने कहा तो वजदान अपनी पेशानी मसलते हुए बोला, बस ऐसे ही। फिर फौरन बशासत से कहा, तुम सुनाओ। और साजिद फौरन संजीदगी का चोला उतार कर अपनी जोन में आ गया। जरूर सुनाएंगे भाई, कहो क्या सुनना चाहोगे? कव्वाली, गजल या फिर ठुमरी से काम चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब कुछ सुनाने की पोजीशन में है। अलबत्ता ना रहते अगर मैंने अपने कैमरे का रोल धुलवाए बगैर एडिटर साहब को दे दिया होता। बोलते हुए इसने हाथ में पकड़ी फाइल में से एक लिफाफा निकालकर इसके सीने पर मारते हुए झड़क कर कहा, ले पकड़ अपनी सौगात और आइंदा मेरे कैमरे को हाथ ना लगाना। मैं तो तुझे शरीफ आदमी समझता था और तू चोरी छुपे लड़कियों की तस्वीरें उतारता है। सुधर जा, नहीं तो किसी के भाई के हाथों पिटेगा। वो जाने क्या बोल रहा था। वजदान ने ध्यान भी नहीं दिया और नासमझी के आलम में इस लिफाफे को खोलने लगा जो साजिद ने इसे पकड़ाया था। लिफाफा खुला और मलिहा की तस्वीरें वजदान के हाथ में आ गई। तस्वीरों में मुस्कुराती हुई मलिहा इस मलिहा से कितनी अलग थी जिसे वो अभी मिलकर आ रहा था। एक एक करके तस्वीरों को देखते हुए वो अंदर जाने लगा। ओ भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसे गायब दिमागी की कैफियत में अंदर जाते देखकर साजिद अपनी बेकदरी पर बिलबिलाया। फैजान सुस्त रफ्तारी से चलता लाउंज में आ गया, जहां रोज की इस तरह सब मौजूद थे और चाय पी रहे थे। लेकिन फैजान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुस्तफा अजीम खामोशी से इसे जाते हुए देख रहे थे। सुमेरा मेहमानों के दरमियान मगर इस रुख से बैठी थी कि कोई भी अगले दरवाजे या पिछले लॉन की तरफ जाता तो फौरन इसकी नजर में आ जाता। इसने वजदान को आते देखा तो मलिहा के पास जाने के ख्याल से खड़ी हो गई, लेकिन फिर वजदान को नूरुल हुदा के पास जाते देखकर रुक गई। कुछ सेकंड के बाद वो स्टेज से उतरा, इसके पीछे ही आफाक भी स्टेज से उतर गया। फिर दोनों में मुख्तसर सी बातचीत हुई। वजदान चला गया तो सुमेरा ने मायूसी से सर झटक दिया। एक पल को इसे लगा था कि शायद वजदान नूरुल हुदा को सब बता देगा, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए पीछे लॉन की तरफ आ गई। इसने आबनूसी दरवाजे की चौखट पर कदम रखा ही था कि ऊपर जीने पर कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ी मलिहा पर इसकी नजर ठहर गई। न जाने वो क्या एहसास था जिसने सुमेरा को अब दिल दहला दिया। फूफा जान, किसी खौफ के जेर असर वो चिल्लाई और बजाय मलिहा के पास जाने के लिए उल्टे पैरों बाहर को दौड़ पड़ी। फूफा जान, मलिहा इतना बोल कर ही हाँफने लगी तो पापा जान परेशानी भरी उजलत से बोले, क्या हुआ मलिहा को? सीने पर हाथ रखकर दिल को काबू करते हुए इसने सहमी हुई आवाज में कहा, मलिहा अपने कमरे के बाहर बेहोश पड़ी है। इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नूरुल हुदा
गले में पड़े फूलों की माला खींचकर उतारते अंदर की तरफ भागे। बाबा जान भी इनके पीछे थे। नूरुल हुदा नीचे से ही मलिहा के बेहोश वजूद को देख चुके थे। वो कई कई सीढ़ियां एक साथ फलांगते मलिहा के पास आ बैठे और फुर्ती से अपने बाजू पर सीधा किया। इसका चेहरा पसीने से तर था, पलकें नम हो रही थी, नीम व होंठों में मध्यम इर्तियाज था। इसकी सांसें अटक रही थी और दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि नूरुल हुदा इसकी बेतरतीब धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने मलिहा की नब्ज टटोली जो डूबती जा रही थी। फिर सीढ़ियों पर भागते आफाक को देखकर चिल्लाए, आफाक गाड़ी निकालो, और वो सर हिलाता पलट गया। नूरुल हुदा की छठी इस खतरे का इशारा दे रही थी। पास ही बैठे परेशान से बाबा जान को कोई दिलासा दिए बगैर उन्होंने आनन फानन मलिहा को बाजुओं में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। मेहमानों में अफरा तफरी मची थी। हर तरफ से क्या हुआ की आवाजें आ रही थी। आफाक कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था। समद ने फुर्ती से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। इतने में बाबा जान दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ चुके थे। नूरुल हुदा ने मलिहा को इनकी गोद में लिटा दिया और खुद अगली सीट पर बैठ गए। नूरुल हुदा के बैठते ही आफाक ने कार को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों की अफरा तफरी के बाद वो एकदम साकत हो गई थी। हैरत की ज्यादती से हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर पहले जहां रंगो बू के सैलाब था, के कहूं मुस्कुराहटों का दरिया उमड़ रहा था, वहां अब यकलख्त अंदेशों के साए लहराने लगे थे। या अल्लाह, दरवाजे के आगे बने छोटे से बरामदे की सीढ़ियों पर बेदम होकर बैठती सुमेरा के लबों से दुआ की सूरत एक पुकार निकली थी। हमेशा नफे तुले अंदाज में बर्ताव करने वाले बाबा जान हाथ पैर छोड़ बैठे थे। कभी वो मलिहा के हाथ चूमते, कभी इसके चेहरे को, फिर इसके गाल थपकते हुए आवाजें देने लगते और जब पुकार रायगां जाती तो इसे खुद में भेज कर सिसकने लगते। ए अल्लाह, मेरे हौसले को ना आजमा। ये दुआ इनकी जबान का विद बनी हुई थी। नूरुल हुदा बार बार मुड़कर देख रहे थे। इनकी आंखों में तशवीश बढ़ती जा रही थी। अचानक बाबा जान को ध्यान आया कि मलिहा दुल्हन बनी हुई है, तो आंखें झपक कर धुंध को साफ करते हुए इसका चेहरा देखने लगे। बाबा जान ने जिंदगी में कई सदमे झेले थे, मगर कभी इनकी आंख नम नहीं हुई थी। लेकिन मलिहा को देखते देखते इनकी आंखें भर आईं, तो इसकी पेशानी पर होंठ रख कर रो पड़े। तभी इन्हें एहसास हुआ कि इनके हाथ में पकड़ा मलिहा का हाथ इनके हाथ से सरक गया है। वो ठटक कर अपनी खाली हाथ को देखने लगे, फिर घबरा कर मलिहा की बंद पलकों को देखा और जोर से चिल्लाए, आफाक, गाड़ी तेज चलाओ। आफाक पहले ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। इनके लहजे की सरसराहट को महसूस करके इसने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट पर गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा उतरे और पिछली तरफ का दरवाजा खोलकर मलिहा को निकालने लगे। स्ट्रेचर लाओ की आवाज लगाता आफाक पीछे आया और मलिहा को निकालने में नूरुल हुदा की मदद करने लगा। कोई शख्स तेजी से स्ट्रेचर दौड़ाता हुआ आया था। इन दोनों ने मलिहा को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। इस दौरान बाकी लोग भी पहुंच गए थे। एक हुजूम मलिहा के स्ट्रेचर के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ था। इमरजेंसी की इत्तला पाकर एक डॉक्टर तेजी से इस तरफ चला आया और रुके बगैर स्ट्रेचर को चलाते रहने का इशारा करते हुए वो खुद भी स्ट्रेचर के साथ तेज तेज चलता मलिहा की नब्ज चेक करने लगा। इससे शक सा हुआ। एक मिनट, डॉक्टर की आवाज पर सभी थम गए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कानों पर लगाकर मलिहा की धड़कनें चेक की, फिर कोट की जेब से छोटी टॉर्च निकालकर इसकी रोशनी बारी बारी मलिहा के पपूटों को उठाकर इसके आंखों में डाली, फिर सीधा होता हुआ हवा में सर हिलाता पीछे हट गया। क्या हुआ? बाबा जान ने सरसराती आवाज में पूछा। डॉक्टर इन्हें देखकर ताज्जुब से बोले, शी इज डेड। उसने कहा था वो मर जाएगी और वो मर गई। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी एक बेहतरीन मोड़ पे है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि फौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो जाए।